हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। इसमें क्लास 6 to 12 तक के हिस्ट्री को अच्छे से कवर किया जा रहा है। और आज का टॉपिक है मुगलों के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन, अध्याय 30। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को कवर करेंगे। तो जीवन स्तर, ग्रामीण जीवन पद्धति के बारे में, मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली, शासक वर्ग में सरदार और जमींदार के बारे में, जमींदार और ग्रामीण उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, वाणिज्य व्यापार का संगठन, मुगल कालीन सूबों की संख्या के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जीवन स्तर में ग्रामीण जीवन पद्धति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मुगल साम्राज्य 17वीं सदी के अंत तक अपने प्रादेशिक विस्तार की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था, सर्वोच्चता पर पहुंच गया था। इस काल में अनेक यूरोपीय व्यापारी और यात्री भारत आए तथा उनमें से अधिकतर इस देश की सामाजिक और आर्थिक अवस्था का विवरण छोड़ गए। उन्होंने भारत की संपत्ति और समृद्धि का अधिक बखान किया, अधिक उसका विशेषताओं को प्रदर्शित किया। उनके विवरण से एक ओर तो हमें शासक वर्गों की विलासितापूर्ण जीवन का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों जैसे किसानों, कारीगरों और श्रमिकों की घोर दरिद्रता की स्थितियों का पता चलता है। बाबर ने लिखा भी है कि किसान और निचले तबके के लोग नंगे ही रहते थे। उसने पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले लंगोट और स्त्रियों के द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी का वर्णन किया है। 16वीं सदी के अंतिम दौर में भारत आने वाला विदेशी यात्री रॉल्फ फिंच कहता है। कौन? रॉल्फ फिंच। ये 16वीं सदी का अंतिम दौर में भारत आया था, ये विदेशी यात्री था और कहता है शरीर के मध्य भाग में थोड़ा सा कपड़ा अतिरिक्त के अलावा लोग नंगे बदन ही रहते हैं। देखिए, अगर बात करें, दी लेने बताता है कि सर्दी के मौसम में श्रमिकों के पास अपने को गर्म रखने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं होते थे। और निकितीन कहता है कि दक्कन के लोग नंगे पैर रहते हैं। निकितीन बताते हैं कि दक्कन के जो लोग थे वो नंगे पैर रहते थे। मोरलैंड नामक एक आधुनिक लेखक बताता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में बंगाल को छोड़कर उसने किसी को नर्मदा नदी के उत्तर में बंगाल को छोड़कर उसने किसी को भी जूतों का नाम लेते नहीं सुना। इसका कारण वह चमड़े की ऊंची कीमत बताता है। ग्रामवासी जिन मिट्टी के घरों में रहते थे वे वर्तमान के मिट्टी के घरों से भिन्न नहीं थे। चावल, मोटे अनाज और दालें, जिन्हें पेलसट और दी लेने ने खिचड़ी कहा है, लोगों के मुख्य आहार थे। ठीक है, तो चावल, मोटे अनाज और दालें लोगों के मुख्य आहार हुआ करते थे। ठीक है, बंगाल में और तटवर्ती प्रदेशों में लोग मछली खाते थे तथा दक्षिण व प्रायद्वीपीय प्रदेश में मांस का प्रयोग किया जाता था। उत्तरी भारत में गेहूं या मोटे अनाजों की बनी चपातियां यानी रोटी, दाल और हरी सब्जियां लोगों का आम भोजन होती थी। साधारण लोग भोजन रात में करते थे तथा दिन में चने चबाकर अपना पेट भरते थे। उस समय अनाजों के मुकाबले घी और तेल बहुत सस्ते होते थे। उस समय अनाजों के मुकाबले घी और जो तेल थे बहुत सस्ते होते थे तथा गरीब लोग उनका अधिक उपयोग करते थे, परंतु नमक और शक्कर ज्यादा खर्चीले थे। चारागाह ज्यादा होने से वे मवेशी अधिक रखते थे, जिससे दूध और दूध से बनी वस्तुएं उन्हें अधिक मात्रा में मिल जाती थी। गांव के कारीगरों को अपनी सेवाओं का प्रतिफल प्रतिदिन जिंसों में मिलता था, जिसकी मात्रा दस्तूर से तय होती थी। गांव में असमानता बहुत अधिक थी, भेदभाव ज्यादा था और जिस किसान के पास अपने हल और बैल नहीं होते थे उन्हें अक्सर जमींदारों या ऊंची जातियों के लोगों के खेतों में कार्य करना पड़ता था, जिससे वे किसी तरह गुजारा कर लेते थे। भूमिहीन किसान और मजदूर अक्सर अस्पृश्य जातियों के लोग होते थे, यानी नीचे लोग होते थे, जिन्हें कमीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कमीन। जिन किसानों के पास अपनी जमीनें होती थीं तथा वे उसे स्वयं जोतते थे वे खुद कास्त कहे जाते थे। खुद कास्त। जिन किसानों के पास अपनी जमीन होती थी वे खुद उस जमीन को जोतते थे, कृषि करते थे, उन्हें खुद कास्त कहते थे। खुद कास्त उन्हें कहा जाता था। वे भू राजस्व पारंपरिक दरों से अदा करते थे। भू राजस्व पारंपरिक दरों से अदा करते थे। उनमें से कुछ के पास हल और बैल होते थे, जिन्हें वे गरीबों की मदद के लिए उधार भी दे दिया करते थे। ये गरीब
मुजरियान कहलाते थे। क्या कहलाते थे? मुजरियान। तथा ऊंची दरों से भू राजस्व अदा करते थे। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, खुद कास्ट अपने गांव का बासिंदा बताते थे। जो खुद कास्ट होते थे अपने गांव का, अपने गांव को जो है, ये अपने को गांव का बासिंदा बताते थे, वहां के निवासी बताते थे। और ये बहुधा किसी एक या एकाधिक प्रभावशाली जातियों में होते थे। ये जातियां, ये कास्ट न केवल ग्रामीण समाज पर प्रभुत्व कायम रखती थी, बल्कि गरीब या कमजोर वर्गों के लोगों का ये शोषण भी करती थी। मोरलैंड के अनुसार अगर बात करें तो 17वीं सदी के आरंभ में भारत की आबादी लगभग 12.5 करोड़ थी। कब? 17वीं सदी के आरंभ में। याद रखिएगा, शुरुआत में। स्पष्ट है कि खेती के लिए उपयुक्त भूमि अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अगर बात करें तो किसान अपने साधनों और पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार चाहे जितनी भूमि जोत सकता था, परंतु सामाजिक प्रतिबंधों की रुकावट थी। ठीक है, कह रहा है कि अगर बात करें कुछ इतिहासकारों के अनुसार तो किसान जो है अपने साधनों और पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार चाहे जितनी भूमि जोत सकता था, परंतु सामाजिक प्रतिबंधों की रुकावट थी। अफ्रीका और एशिया के अत्यधिक देशों के विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था जो है बहुत विविधतापूर्ण थी। ठीक है, यहां अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, जैसे गेहूं, चावल, चना, जौ, दलहन, बाजरा, दालें आदि। इसका अतिरिक्त ऐसी फसलें भी उगाई जाती थी जिनका उपयोग वस्तु निर्माण में या स्थानीय रूप से प्रक्रमित करने के लिए किया जाता था। इन फसलों पर भू राजस्व जो है ऊंची दरों से दिया जाता था, इसीलिए उन्हें प्राय जो है नगदी फसलें या श्रेष्ठतर फसलें कहा जाता था। 17वीं सदी में दो नई फसलें तंबाकू और मक्का उगाई जाने लगी। इस काल में रेशम और टसर की बागवानी बंगाल में इतनी अधिक होने लगी कि चीन से इनका आयात करने की जो है आवश्यकता नहीं रह गई। 18वीं सदी से आलू और लाल मिर्च की खेती होने लगी। इस काल में भारत जो है कुछ पड़ोसी देशों को खाद्यान्नों, विशेषकर चावल और साथ ही शक्कर का निर्यात भी करता था। भारत के गांव माल उत्पादन उद्योग के लिए, विशेष रूप से वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल मुहैया कराने में जो है समर्थ थे। मुगल राज खेती के सुधार और विस्तार के लिए किसानों को ऋण भी देता था, ठीक है, तकावी भी देता था। और नई कृषि तकनीकें थी अभी तक आरंभ नहीं हुई थी। कुल मिलाकर अगर बात करें तो भारतीय कृषि में काफी कुशलता थी। इस काल में माल उत्पादन और व्यापार के क्षेत्रों में जो है उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुगल कालीन भू राजस्व जो प्रणाली है, जैसे पहला है खेत बटाई। इसमें क्या होता था? खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा होता था। लंक बटाई का मतलब अनाज को खलिहान से लाकर बगैर भूसा निकाले बटाई की जाती थी। और रास बटाई का मतलब अनाज से भूसा निकालकर जो है इसकी बटाई की जाती थी। मतलब कि जो कर या कुछ जो भी हो, इसकी अदायगी की जाती थी। देखिए, मध्यकाल में किसान जब तक भू राजस्व अदा करता रहता था, तब तक उसे, उसकी जो जमीन है उसे बेदखल नहीं किया जाता था। तो जब मध्यकाल में किसान जब तक भू राजस्व अदा करता था, तब तक उसे जमीन से जो है उसकी मतलब कि बेदखली नहीं होती थी। उसके मृत्यु के बाद उसकी संतान का उसकी जमीन पर उत्तराधिकारी जो है मतलब उत्तराधिकार होता था। तो जमीन का उत्तराधिकारी बाप के मरने के बाद मतलब संतान होता था। यद्यपि देखिए, भू राजस्व की दर जो थी वो बहुत ऊंची थी। कभी कभी तो वह उपज का 1/2 भाग तक हो सकती थी, इतना मतलब ज्यादा था। शासक वर्ग में अगर सरदार और जमींदार के बारे में बात करें तो मुगल सरदारों का जो वर्ग है, मुगल सरदारों का वर्ग सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। आरंभ में अधिकतर मुगल सरदार मुगलों के मूल निवास स्थान तुरान और उसके आसपास के क्षेत्रों जैसे ताजिकिस्तान, खुरासान, ईरान आदि से लिए जाते थे। बाबर ने प्रमुख अफगान अमीरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत आसान तथा, याद रखिएगा, वे जो है बहुत आसान तथा अविश्वसनीय सिद्ध हुए। जहांगीर के शासन काल से अफगानों को सरदार वर्ग में स्थान दिया जाने लगा। भारतीय मुस्लिमों को, जिन्हें शेखजादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था, शाही सेवा में शामिल किया गया। अकबर के शासन काल से हिंदुओं को भी सरदार वर्ग में नियमित रूप से शामिल किया जाने लगा। तो अकबर के शासन काल से हिंदुओं को
सरदार वर्ग में नियमित रूप से शामिल किया जाने लगा। ऐसे सरदारों में सबसे ज्यादा राजपूत लोग हुआ करते थे। राजपूतों में भी कछवाहों की प्रधानता रहती थी। एक आधुनिक अनुमान के अनुसार अगर बात करें तो अकबर के अधीन 1594 ईस्वी में हिंदू सरदारों का अनुपात जो है मात्र 16% था। राजा मानसी और बीरबल अकबर के व्यक्तिगत मित्र और 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल और मानसी। जिन राजपूतों को सरदार का दर्जा दिया जाता था वे या तो वंशानुगत राजा होते थे या किसी राजा से संबंधित अभिजात परिवारों के जो है सदस्य होते थे। और उस काल में जहांगीर और शाहजहां के अधीन सरदार वर्ग में अत्यधिक स्थिरता आई। मुगल दरबार में सेवा के अवसर की तलाश करने वाले तुरानियों, ईरानियों और अन्य लोगों को देखकर ही फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने लिखा है कि मुगल सरदार वर्ग विदेशियों का जो है संगठन था तथा इन लोगों ने एक दूसरे को दरबार में आने को जो है प्रेरित किया था। जहांगीर और शाहजहां के अधीन अधिकतर सरदार ऐसे थे जिनका जन्म भारत में हुआ था। साथ ही साथ सरदार वर्ग में अफगानों, भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं का अनुपात बढ़ता रहा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, हिंदुओं के एक नए मराठा वर्ग ने मुगल सरदार वर्ग में जो है प्रवेश किया था। मराठों को दक्कन के मामलों के केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह जहांगीर था। जहांगीर ने मराठों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। इस नीति को शाहजहां ने जारी रखा, कंटिन्यू रखा। शाहजहां की सेवा करने वाले मराठा सरदारों में शिवाजी का पिता शाहजी भी था। कौन? शाहजी, याद रखिएगा। औरंगजेब ने भी अनेक मराठों और दक्कनी मुस्लिमों को अपनी नौकरी में रखा था। ठीक है, अपने मतलब कि दरबार में, अपने विभाग में रखा था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल सरदार वर्ग में हिंदुओं का अनुपात सामान्य रूप से जो है 24% था। औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में इनका अनुपात 33% पर जो है पहुंच गया, 33% पर पहुंच गया। उनकी संख्या में 1.5 गुनी वृद्धि हुई। हिंदू सरदारों में मराठे आधे से भी अधिक थे। सभी सरदार के पास नौकर चाकरों का एक विशाल दल, विशाल अस्तबल, हथसाल आदि होते थे। उनमें से अधिकतर सरदारों के पास स्त्रियों से भरा विशाल हरम होता था, जो उन दिनों प्रभावशाली लोगों के लिए साधारण बात मानी जाती थी। तड़क भड़क और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने में सरदार जो है अपने शाह की नकल करते थे। एक विवरण के अनुसार अगर बात करें तो अकबर के लिए एक समय के भोजन के लिए 40 तरह के पकवान पकते थे। इन सरदारों के लिए फलों पर जो है अत्यधिक व्यय किया जाता था, जिनमें कुछ चुनिंदे फल जैसे समरकंद और बुखारा मंगवाए जाते थे। देखिए, बर्फ उन दिनों विलासिता की वस्तु की कोटि में आती थी, लेकिन सुविधा प्राप्त वर्ग उसका उपयोग वर्ष भर करते थे। जो आइस है, बर्फ है, उन दिनों विलासिता पूर्ण वस्तुओं की कोटि में या विलासिता की वस्तु ये जो है समझी जाती थी, लेकिन सुविधा प्राप्त वर्ग है उसका उपयोग सालों भर करता था। इसके बाद जमींदार और ग्रामीण उच्च वर्ग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अबुल फजल और अन्य समकालीन लेखकों की कृतियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व भारत में दीर्घकाल से प्रचलित था। भूमि का स्वामित्वाधिकार मुख्य रूप से जो है उत्तराधिकार पर निर्भर रहता था। परंपरा यह भी थी कि जो भी किसी परती पड़ी जमीन में सबसे पहले खेती शुरू करता था वह उस जमीन का मालिक माना जाता था। मध्यकाल में खेती के लिए अत्यधिक परती भूमि उपलब्ध थी। किसी गांव की परती भूमि को आबाद कर उस भूमि का मालिक बन जाना कठिन काम नहीं था। तो मध्यकाल में खेती के लिए अत्यधिक परती भूमि उपलब्ध थी। किसी गांव की परती भूमि को आबाद करके उस भूमि का मालिक बन जाना कोई कठिन काम नहीं था। वे जिस भूमि को जोतते थे, कृषि करते थे, उसके तो वे स्वामी होते ही थे, तथा साथ ही एक बहुत बड़ा तबका ऐसे जमींदारों का भी था या होता था जिन्हें अनेक गांवों से भू राजस्व की वसूली करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। तो इस तरह का एक तबका भी था, याद रखिएगा। यह जो है उस जमींदार का तालुका या जमींदारी कहलाता था। जमींदार अपनी जमींदारी का स्वत्वाधिकारी नहीं होता था। जमींदारों और किसानों के भूमि पर अपने कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के जो है इनके अधिकार होते थे। जमींदार के ऊपर राजा होते थे, जिनका प्रभुत्व काफी छोटे तो कभी बड़े क्षेत्रों पर होता था, तथा जिन्हें अलग अलग सीमाओं तक आंतरिक शासनाधिकार प्राप्त रहता था। जमींदारों की अपनी जो है सशस्त्र सेनाएं होती थी, तथा वे गढ़ियों
गढ़ियों यानी छोटे किलों में रहते थे। जो गढ़ होते थे, गढ़ियों यानी छोटे किलों में रहते थे, जो उनके प्रभाव का प्रतीक होते थे। आइन ए अकबरी के अनुसार अगर बात करें, किसके अनुसार? आइन ए अकबरी के अनुसार अकबर के शासन काल में उनके पास जो है 3,84,558 सवार और 42,77,057 पैदल सैनिक और 1,863 हाथी और 4,260 तोपें थीं। इन सब के बावजूद जमींदार देश भर में बिखरे हुए थे तथा वे इतनी विशाल सेना कभी भी और कहीं भी एक साथ मैदान में नहीं उतार सकते थे। जाति, कुल या कबीले के आधार पर जमींदार अपनी जमींदारियों में बसे किसानों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते थे। जमींदारों की संख्या बहुत बड़ी होती थी, उनका वर्ग काफी शक्तिशाली था। वे अलग अलग नामों से पूरे देश में फैले हुए थे। देशमुख, पाटिल और नायक आदि उनके ऐसे ही स्थानीय नाम थे। सरदारों की तुलना में कमोवेश कह सकते हैं कि किसानों का जीवन स्तर बहुत कुछ छोटे राजाओं या सरदारों के समान हो सकता था। तो सरदारों की तुलना में कमोवेश किसानों का जो जीवन स्तर था बहुत कुछ छोटे राजाओं या सरदारों के समान हो सकता था। अधिकतर जमींदार गांवों में रहते थे तथा उन्हें एक प्रकार के शिथिल ढंग के जो है स्थानीय भद्रजनों का वर्ग कह सकते थे। मध्य वर्ग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर का कहना है कि भारत में कोई मध्य वर्ग नहीं था। बर्नियर कहता है कि भारत में कोई मिडिल वर्ग नहीं था। मध्य वर्ग का मतलब व्यापारी और दुकानदार था। भारत में धनाढ़ व्यापारियों यानी धनी मनी व्यापारियों और वणिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग था, जिनमें से कुछ तो उस समय के विश्व के सबसे समृद्ध व्यापारियों में से थे। इन व्यापारियों के अपने खास अधिकार थे, जिनका आधार परंपरा और जान माल की सुरक्षा करना था, लेकिन उन्हें किसी शहर का प्रशासन संभालने का अधिकार नहीं था। इस वर्ग में छोटे मनसबदार, छोटे दुकानदार, कुछ थोड़े से उस्ताद कारीगर शामिल रहते थे। इसका अतिरिक्त इस वर्ग में पेशेवर लोग जैसे हकीम, संगीतज्ञ, कलाकार, इतिहासकार, विद्वान, काजी, मुला मौलवी और विस्तृत व उदीयमान मुगल प्रशासन को चलाने के लिए, याद रखिए, बड़ी तादाद में कलम घिसने वाले लोग भी शामिल थे। छोटे अमलों को नगद वेतन दिया जाता था, जिसमें वे रिश्वत दस्तूरी से थोड़ा बहुत इजाफा कर लेते थे। विद्वानों, उलेमाओं आदि अन्य बहुत से पेशेवर लोगों को जो है थोड़ी बहुत भूमि भी दान में दी जाती थी। ऐसी भूमि को मुगल शब्दावली में मदद ए मास और राजस्थान में शासन कहा जाता था। मुगल सम्राटों के अतिरिक्त छोटे शासक, जमींदार और यहां तक कि सरदार भी ऐसे दान दिया करते थे। ये लोग अक्सर ग्रामीण उच्च वर्ग का अंग बन जाते थे। ये लोग क्या थे? ग्रामीण उच्च वर्ग का जो है अंग बन जाते थे तथा शहरों और गांवों के बीच की कड़ी का ये कार्य करते थे, मीडिएटर का कार्य करते थे। लेखक, इतिहासकार और उलेमा हमेशा इसी वर्ग के लोग होते थे। मध्यम कोटि के व्यापारियों में बालासोर, खेमचंद्र एवं हुगली के मथुरादास प्रमुख थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। वाणिज्य व्यापार का संगठन जो है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारतीय व्यापारिक वर्ग बहुत विशाल और पूरे देश में फैला हुआ था। ये लोग अत्यधिक संगठित और पेशेवर होते थे। इनमें से कुछ लोग विशेष रूप से दूर दूर तक जो है और अंतर क्षेत्रीय स्तर का व्यापार करते थे तथा कुछ को स्थानीय और फुटकर व्यापार में महारत हासिल थी। पहले वर्ग के व्यापारियों को सेठ, बोहरा या मोदी कहा जाता था तथा दूसरे वर्ग वाले को जो है व्यापारी या वणिक कहा जाता था। वणिक लोग चीजों की बिक्री तो करते ही थे, साथ ही गांवों और कस्बों में उनके एजेंट भी रहते थे, जिनकी मदद से वे खाद्यान्न और नकदी फसलें खरीदते थे। व्यापारियों के एक विशेष वर्ग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को थोक पैमाने पर ले जाने में विशेष महारत हासिल थी। ये लोग बंजारा कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बंजारा कहलाते थे। याद रखिएगा, बंजारे दूर दूर तक जो है व्यापारिक यात्राएं किया करते थे तथा कभी कभी तो उनके कारवाओं में अनाजों, दालों, घी और नमक से लदे हजारों बैल शामिल रहते थे। अधिक कीमती वस्तुएं जैसे सूती और रेशमी कपड़े आदि ऊंटों, खच्चरों या गाड़ियों पर लादी जाती थी। मालों को जो है, जो उत्पाद थे, माल जो थे, इनको नावों में जल मार्ग से ले जाना ज्यादा किफायती था, सस्ता था, सुविधाजनक था। नदियों और समुद्री तटों पर नावों के द्वारा माल का परिवहन आज की अपेक्षा अधिक विकसित अवस्था में था।
इस काल में खाद्य पदार्थ और तरह तरह के कपड़े अंतर क्षेत्रीय व्यापार के मुख्य मदे हुआ करती थी, मुख्य वस्तुएं हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अगर बात करें तो बंगाल चावल और शक्कर, बंगाल जो है चावल और शक्कर के अतिरिक्त नफीस मलमल और रेशम का निर्यात करता था। कोरोमंडल तट वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया था। गुजरात विदेशी माल का प्रवेश द्वार था। वह उत्तर भारत को नफीस सूती और रेशमी कपड़ा यानी पटोला निर्यात करता था। देखिए बुरहानपुर और आगरा उत्तर भारत में व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। बंगाल से वहां खाद्यान्न और रेशमी कपड़ा आता था तथा मालाबार से काली मिर्च भी पहुंचती थी। उत्तर भारत विलासिता की वस्तुओं का आयात करता था तथा नील व खाद्यान्न का निर्यात करता था। याद रखिएगा। देखिए मुगल काल में लाहौर जो था दस्तकारी वस्तुओं के उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। कश्मीर में बनी विलासिता की वस्तुएं जैसे भोग विलास की वस्तुएं जैसे साल, गलीचे आदि के भी वितरण का केंद्र लाहौर ही था। पंजाब और सिंध के उत्पादन सिंधु नदी के रास्ते इधर उधर ले जाए जाते थे। एक ओर काबुल और कंधार के साथ तो दूसरी ओर आगरा और दिल्ली के साथ लाहौर का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। 17वीं सदी में गुजरात पहुंचने वाले डच और पुर्तगाली व्यापारियों ने भारतीय व्यापारियों को बहुत सक्रिय और जागरूक दृष्टि से देखा था। देखिए पैसे को देश के एक भाग से दूसरे भाग में आसानी से ले जाने की सुविधा देने वाली एक वित्तीय प्रणाली से माल के संचालन में मदद मिली। मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम हुंडी था। जो मुगल काल था उस समय वस्तु विनिमय का जो माध्यम था वो हुंडी था। हुंडी एक प्रकार का साख पत्र होती थी जिसका भुगतान किसी निश्चित समय के बाद छूट के साथ किया जाता था। हुंडी में हमेशा बीमे की राशि भी जो है शामिल होती थी। तो हुंडी में जो बीमा की राशि थी ये भी शामिल होती थी। बीमे की दर, माल के मूल्य, उसे पहुंचाने के ठिकाने और उसकी ढुलाई की पद्धति यानी थल मार्ग, नदी या समुद्र जिस रास्ते से उसे ले जाया जाता था इस पर निर्भर थी। मुद्रा के विनिमय का काम करने वाले सराफ हुंडियों के कारोबार के विशेषज्ञ होते थे और इस प्रक्रिया में वे खानगी बैंकों का काम करते थे। किस बैंकों का? खानगी बैंकों का। वे सरदारों के पैसे जमा रखते थे और उसे उधार लगाते थे। हुंडियों के जरिए वे साख पैदा करते थे जो मुद्रा के प्रचलन की अनुपूर्ति करता था। भारत का व्यापारिक समुदाय किसी एक जाति या धर्म का नहीं था। गुजराती व्यापारियों में हिंदू, जैन, मुस्लिम सभी शामिल थे। राजस्थान में ओसवाल, माहेश्वरी, अग्रवाल आदि और मरवाड़ी कहलाने लगे। तो ये सभी जो है इसमें शामिल होते थे। देखिए मध्य एशिया के साथ थल मार्ग से चलने वाला व्यापार मुल्तानियों, अफगानों और खत्रियों के हाथों में था। 18वीं सदी में मारवाड़ी महाराष्ट्र और बंगाल में फैल गए। कोरोमंडल तट के चेट्टी और मालाबार के मुस्लिम व्यापारी जिनमें हिंदुस्तानी व अरबी दोनों शामिल थे दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय थे। विरजी वोहरा का सूरत के व्यापार पर कई दशकों तक वर्चस्व रहा। किसका? विरजी बोहरा का। उसके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था और अपने समय के सबसे धनाढ़ यानी सबसे संपत्ति कह सकते हैं कि रखने वाला या सबसे धनी मनी व्यक्तियों में वो जो है गिना जाता था। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर का कथन है कि व्यापारी जो है अपने आप को गरीब दिखाने की कोशिश करते थे क्योंकि उन्हें डर रहता था कि अगर उनकी हैसियत का पता चल गया तो उनसे जबरन धन उगाही की जाएगी। शेरशाह के शासनकाल से सम्राटों ने व्यापारियों की संपत्ति की रक्षा के लिए कई कानून बनाए। जहांगीर के कानूनों की एक धारा यह थी, जो जहांगीर के कानूनों की एक धारा यह भी थी कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति और माल असबाब उसके उत्तराधिकारियों के लिए सुरक्षित रखा जाए तथा कोई उन्हें हाथ न लगाए। ठीक है, तो वे काफिर हो या मुस्लिम हो, दोनों में अगर किसी का मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति और माल असबाब जो उसके संपत्ति है उसके उत्तराधिकारियों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। कोई उन्हें हाथ नहीं लगाएगा। यदि उसका कोई वारिस न हो तो उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए निरीक्षक और पहरेदार नियुक्त किए जाने चाहिए ताकि उससे प्राप्त धन को उचित कार्यों में जैसे मस्जिद बनवाने, सराय बनवाने, टूटे हुए पुलों की मरम्मत करवाने, तालाब बनवाने और कुआं खुदवाने में लगाया जा सके। व्यापारियों के प्रत्येक समुदाय का अपना एक नगर सेठ
या अगुआ यानी प्रतिनिधि हुआ करता था, जो स्थानीय अधिकारियों से उनकी ओर से बात कर सकता था। कई कारणों से 17वीं सदी में भारत में वाणिज्य व्यापार का जो विस्तार हुआ। एक महत्वपूर्ण कारण मुगल शासन के अधीन देश के राजनीतिक एकीकरण और विस्तृत क्षेत्रों में शांति सुव्यवस्था की स्थापना करना था। देखिए, मुगलों ने सड़कों और सरायों की ओर जो है विशेष ध्यान दिया, जिससे कह सकते हैं जिससे क्या जिससे संचार और परिवहन व्यवस्था में सुधार हुआ। ठीक है, वस्तुओं के साम्राज्य में प्रवेश करने के स्थल पर एक ही बार जो है एक सामान्य दर से चुंगी वसूल की जाती थी। सड़कों पर वसूल किए जाने वाले शुल्कों या राहदारी को गैर कानूनी करार दिया गया, हालांकि कुछ स्थानीय राजा उसकी वसूली करते रहे। ये सिक्के भारत में और भारत से बाहर मानक मुद्रा बन गए थे, जिससे व्यापार में सहायता मिली। मुगलों की कुछ नीतियों से देखिए अर्थव्यवस्था के वाणिज्यीकरण या मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिली। स्थानीय सेना को और बहुत से प्रशासनिक पदाधिकारियों को नगद वेतन दिए जाते थे, लेकिन सरदारों को छोड़कर। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण नकदी के तौर पर किया जाता था तथा उसकी नकदी अदायगी अपेक्षित थी। ग्रामीण अनाज मंडियों के विकास से कस्बों का जो है उदय हुआ, छोटे शहरों का उदय हुआ। सरदारों की विलासिता की वस्तुओं की मांग के फलस्वरूप दस्तकारी उत्पादन में वृद्धि हुई और इससे शहरों का विकास हुआ। 16वीं सदी में कई बड़े शहरों का विकास हो चुका था। रॉल्फ हिंच के अनुसार आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े थे, जबकि लंदन उन दिनों यूरोप का सबसे बड़ा नगर था। अकबर के दरबार में हाजिर होने वाले पादरी मोन्सोरेट का कहना है कि लाहौर यूरोप या एशिया के किसी भी नगर से कम नहीं था। 17वीं सदी के मध्य में अपनी यात्रा विवरण लिखने वाला बर्नियर का कहना है कि दिल्ली पेरिस से कम नहीं थी और आगरा दिल्ली से भी बड़ा था। इस काल में पश्चिम में अहमदनगर, उत्तर पश्चिम में मुल्तान और पूरब में पटना, राजमहल व ढाका फैलकर बड़े शहर बन गए। यहाँ पे जो मुगल कालीन सूबों की जो संख्या है देख लेते हैं, याद रखिएगा। देखिए, जो अकबर है, अकबर के समय में सूबों की संख्या 12 थी। 3 नए सूबे जुड़े हुए थे, बरार, खानदेश और बताइए अहमदनगर। इसके बाद नेक्स्ट है जहांगीर। जहांगीर के समय में सूबों की संख्या 15 थी और शाहजहां के समय में 18, औरंगजेब के समय में 20 अथवा 21 सूबे। 2 नए सूबे इसमें जुड़े हुए थे, बीजापुर और गोलकुंडा, तो आपको याद रखना है। देखिए, अहमदाबाद लंदन की तरह विशाल हो गया था। पटना की आबादी 2 लाख थी, जो उस समय कह सकते हैं कि उस समय के पैमाने से ये जनसंख्या जो थी अत्यधिक बड़ी थी। ये सभी शहर मात्र प्रशासनिक केंद्र नहीं थे, बल्कि उद्योग व्यापार के केंद्र के रूप में भी ये विकसित हुए। अकबर और औरंगजेब दोनों सभी तरह के तोपों के निर्माण में गहरी रुचि लेते थे। सभी तरह की तोपों, बंदूकों और बख्तरों और जहाजों के निर्माण तथा विकास इस क्षेत्र में सरकार के सीधे दखल देने के परिणाम का एक उदाहरण है। मुगल शासक ग्रामीण उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल कर लेते थे तथा उस उत्पादन को नगदी में परिवर्तित कर दिया जाता था। 1651 ईस्वी में शाहजहां ने समुद्री जहाजों के निर्माण का कार्यक्रम जो है आरंभ किया था। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न पूछा गया है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? तो इसका सही जवाब है कविंद्राचार्य। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किया था? किस वंश ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कछवाहों से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को जो है समाप्त कर दिया था? तो अकबर। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो अकबर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 5 नंबर है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। इसका सही जवाब हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर।
वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। इसका सही जवाब हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और प्रश्न संख्या 6, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है? बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेवाड़। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक जो है उच्च यानी अच्छा जो है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, उच्च शिक्षित था, वो था शेरशाह। प्रश्न संख्या 8 है, मुगल कालीन प्रशासन में परगना किसे कहते हैं? मुगल कालीन प्रशासन में परगना किसे कहते हैं? कई गांवों के समूह को जो है परगना कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो गुलबदन बेगम। प्रश्न संख्या 10, अकबर के शासन काल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। अकबर के शासन काल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। बताइए कौन कौन सम्मिलित थे? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो याद रखिएगा तानसेन और हरिदास, पहला दूसरा यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर है, नस्तालिक है। नस्तालिक क्या था? तो एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नस्तालिक क्या है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मुगल साम्राज्य में सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधियां क्या थी, किस तरह से थी, तो इन सभी को जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए।